गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 13वां पेपर सॉल्व कर रहे हैं। PYQ वाली सीरीज हमारी चल रही है। इसमें ये हमारा 13वां पेपर है। इससे पहले हम 12 पेपर जो हैं सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मलाज खंड निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन से जिले में है? ये बालाघाट में है। ठीक है, मलाज खंड जो है तांबे की काफ़ी प्रसिद्ध खदान है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना है सोन नदी पे। सोन नदी आपको पता है ये कहाँ से निकलती हैं? ये मैकाल पर्वत से निकलती हैं। मैकाल पर्वत से और भी 2 नदी निकलती हैं, एक तो नर्मदा, एक सोन, और एक निकलती हैं जोहेला। ठीक है, तो जो बाण सागर परियोजना है वो इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक स्थापित क्षमता किसकी है? किस संसाधन की है? तो सौर ऊर्जा की है। सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? सौर ऊर्जा की है। ठीक है, एमपी में निम्न में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है एमपी में कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में है? तो ये है सिंगरौली में। रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को क्या कहते हैं? जो रोबोट होता है ना, जहाँ से जैसे ये रोबोट है ना, इसके ये हाथ हो गए, ये इसका पैर हो गया, तो जहाँ से ये मूवमेंट करेगा, ये जोड़ है, जिस इसके जो जॉइंट्स है ना, इनको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी मैसेज है जो रिसीव हुआ और हमें लग रहा है कि ये फेक है या सही है, तो उसकी अखंडता को, यानी ये उसको सत्यापित करने के लिए वो रियलिटी है कि नहीं है या फेक तो नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? मैसेज डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट होता है। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को क्या है? फिल्टर करता है। कौन? फायरवॉल। नेक्स्ट चलते हैं। एप्लीकेशन एवं डेटा होस्टिंग एवं कनेक्टिविटी एवं क्षमता निर्माण हेतु ई गवर्नेंस योजना के, इसमें उन्होंने बोला है कि जो ई गवर्नेंस योजना है, ई गवर्नेंस है, उसमें गवर्नमेंट द्वारा जो बुनियादी ढांचे मतलब प्रदान किए गए हैं ना, उसमें कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं? तो एक होता है SDC, एक होता है स्वान, ठीक है, एक होता है ESDG। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, SDC, स्वान, ESDG। साइबर सिक्योरिटी का दायरा है, एक तो देखो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स रहेगा, रिकवरी पॉलिसीज रहेंगी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सभी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए कि निमाड़ में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। गणगौर है, काठी और फेफरिया, ये है निमाड़ का। और राई है, ये कहाँ का है? ये है हमारा बुंदेलखंड का। ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है क्या? राई। साथ ही ये MP का भी राजकीय नृत्य है, राई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो इन्होंने अभी नृत्य नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा? लोक नाट्य कौन सा है? माच। तो ये अभी तक अपने जितने पेपर डिस्कस किए हैं ना, पिछले 12 में से, ये मानो कम से कम 10 पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही हुआ है। तो इसका आंसर है माच, यानी कि जो मालवा का लोक नाट्य है वो क्या है? माच है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? करूस है। करूस किसका नाम है? ये बघेलखंड का नाम है। ठीक है, सुक्तिमती ये किसका नाम है? केन का। किसका है? केन का। प्रसिद्ध चंदेल सेनानायक आला एवं उदल, ये दोनों जो थे, ये कहाँ के सेनापति थे? ये चंदेल वंश के थे, है ना। किस शासक के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? ये तो पृथ्वीराज चौहान। और आलाखंड जो है उसकी रचना किसने की है? कवि जगनेक ने उसकी रचना की है, और उन्होंने ही उसमें बताया कि आला उदल जो है दोनों वीर थे और ये लड़ते हुए शहीद हुए, ये दोनों भाई थे, है ना। और कौन से वंश के ये सेनानायक थे? चंदेल वंश के थे, बुंदेलखंड रीजन में ही ये थे। निम्न में से कौन सी रचना जो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है इन्होंने कि नहीं है। एक मिनट ना, तो देखो हिम क्रीटनी है, हिम तरंगनी है, बिजुरी है, रसिक प्रिया नहीं है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये केशव की रचना है, केशव दास की रसिक प्रिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किन तिथियों में किया गया था? जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो उन्होंने उसकी डेट पूछी है कि कब से कब तक। तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुए थे। 2024 के ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित हुए थे? तो 2024 वाला जो ओलंपिक है वो पेरिस में हुआ। आरोग्य सेतु ये भारत सरकार द्वारा किस तिथि पर जारी किया गया? ये किया गया था 2 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एमपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किस तिथि पर किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, है ना, और जो एपी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2021 को, यानी कि एनईपी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एमपी में इसका शुभारंभ कब किया गया था? 26 अगस्त 2021 को किया गया। 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 5 जीते थे। कब? 2021 वाले ओलंपिक में, ठीक है। पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो है ना दोनों अलग होते हैं। एमपी में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है? यानी कि हमारे यहाँ जो अगस्त में वर्षा होती है ना वो किसके द्वारा होती है? तो आपको पता है एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब क्या? देखो हम ना ये थोड़ा सा मैप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। ये तो जब मानसून आता है तो केरल के तट से आता है, तो उसकी जो दिशा रहती है ना वो इस प्रकार रहती है, यानी कि ये दक्षिण साइड से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, और पश्चिम की तरफ से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ये मानसून 3 जगह हिट करता है, एक यहाँ केरल के तट पर, फिर एक यहाँ, और फिर एक यहाँ पर, ये है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये मानसून का कब से स्टार्ट हो जाता है? जून से स्टार्ट हो जाता है, लगभग सितंबर तक रहता है। तो उन्होंने अगस्त का पूछा है, तो अगस्त में वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एमपी शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र में आता है? तो ये देखो हर 2 साल में ना फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी होती है, हमें उसका डेटा पता होना चाहिए। तो अभी 23 वाली रिपोर्ट है, तो उसका आप एक बार डेटा देख लेना कि क्या उसका दिया हुआ है, क्योंकि पुराना डेटा याद करके कोई मतलब नहीं है। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य, यानी कि सोन के दक्षिण में नर्मदा और जो ताप्ती हैं उनके मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो देखो आपको पता है जो नर्मदा बहती हैं उनके जस्ट नीचे पर्वत श्रेणी है कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा के नीचे जो नर्मदा जी हैं, देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, ठीक है। ये हो गया विंध्याचल श्रेणी और ये हो गई हमारी सतपुड़ा श्रेणी। अब सतपुड़ा श्रेणी से जस्ट नीचे जो रिवर है वो है हमारी ताप्ती रिवर। कौन सी रिवर है? ताप्ती रिवर। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने के लिए बोल दिया कि सोन नदी के भी दक्षिण में होना चाहिए, है ना। तो देखो अब यहाँ है मैकाल पर्वत, यहाँ है मैकाल पर्वत, और यहाँ से निकली है सोन और जोहिला और नर्मदा, 3 रिवर्स निकली हैं। तो उन्होंने बोला है कि देखो सोन बहती है कहाँ? उत्तर की तरफ, नर्मदा बहती हैं इस तरफ। तो बोला है कि सोन नदी के दक्षिण में होना चाहिए। देखो सोन नदी ये हो गई और इसके दक्षिण में ये हो गया ये पर्वत। तो कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यानी कि सोन ऊपर जा रही है नॉर्थ में, है ना, तो उनके साउथ में क्या होगा? मैकाल पर्वत, क्योंकि मैकाल से वो निकली है। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एक ही श्रेणी है, बस उसका जो पूर्वी भाग है ना उसको बोलते हैं मैकाल, बाकी श्रेणी वो पूरी क्या है? सतपुड़ा ही है। पश्चिम दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से निकली है? ताप्ती नदी मुल्ताई से निकली है। और मुल्ताई कहाँ है? ये बैतूल में है, ठीक है। पर्पल कलर, हाँ। देश के कुल मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें डेटा जो है रॉन्ग दिया गया है। एमपी के ऊपर है कोई क्वेश्चन, हाँ। कौन बुंदेली लेखक नहीं है? इनमें से कौन से हैं जो बुंदेली लेखक नहीं है? तो देखो आप जानते हो बुंदेलखंड के 3 लेखक बहुत फेमस हैं, एक तो जगनीक हो गए, ईसुरी हो गए और गंगाधर व्यास हो गए। महाराजा विश्वनाथ सिंह जो है बुंदेलखंड के कौन है? लेखक नहीं है। जगनीक, ईसुरी और गंगाधर व्यास हैं, ठीक है। एमपी के किस जिले में जागेश्वरी देवी का मेला लगता है? तो ये अशोकनगर में लगता है, चंदेरी में, ठीक है।
बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? देखो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये हुआ था 1842 में, है ना। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था? ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो उन्होंने बोला है कि किसको फांसी दी गई थी? तो नरहुत के जो मधुकर शाह थे उनको बुंदेला विद्रोह में फांसी दे दी गई थी। ठीक है। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? तो ठाकुर देव जो है इनके बैगा के काफ़ी प्रमुख देवता हैं और ये मानते हैं कि इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। किसने? ठाकुर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के किससे संबंधित? देखो आपने फड़के स्टूडियो सुना होगा, धार में फड़के स्टूडियो। तो ये किसके लिए फेमस है? ये मूर्ति कला के लिए फेमस है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो यूनिक्स है, विंडोज है ना। नहीं है, है ना। तो देखो ओपन सोर्स कौन सा? एंड्रॉयड है, यूनिक्स और विंडोज नहीं है। बाइनरी नंबर को ऑक्टल के इन्होंने उसमें चेंज किया है, तो ये सॉल्व करके इसको चेंज करेंगे। इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग में आता है ना। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग में आता है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है वो? माइक्रो प्रोसेसर है। गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? यानी कि 1 GB डेटा जो अपन को मिलता है ना, उसमें कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 MB डेटा रहता है ये। अब 1 मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 KB होता है। ठीक है। रोबोट संचालन के लिए स्थापित क्षेत्र का नाम? एक तो वर्क स्पेस और वर्क एनवेलप, दोनों ही क्षेत्र हैं जहाँ पर रोबोट संचालन कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना है? तो 163 में है। ठीक है। 163 में क्या है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसे ही सेंटर में भी क्या है? एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की सहायता के लिए। उसका आर्टिकल 74 है। 75 में वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। ठीक है। और 164 दिया हुआ इसका क्या है? इसमें है कि कुछ राज्यों में एक जनजाति मंत्री होगा और ये मंत्रिपरिषद से भी संबंधित है, उनकी नियुक्ति से लेके। और साथ ही एक जनजाति मंत्री की भी ये बात करती है 164(1). ठीक है। तो एमपी में ऐसा जनजाति मंत्री होता है क्या? हाँ, एमपी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो त्रिस्तरीय है, तो सबको पता है ना। कौन सा संशोधन किया गया था इसके लिए? 73 1992 माने 73वां संशोधन 1992 में किया गया। और नगर पंचायत वाला जो है नगरीय शासन के लिए, स्वशासन के लिए 74वां संशोधन 1992 किया गया था। ठीक है। और बाकी का इसको विधानसभा में कब पास किया गया था, कब पारित किया गया था, राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी, ये सब हम पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना संबंधित है हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। एमपी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। डिटेल में हमने डिस्कस किया था इसको। एमपी के निम्न जिलों में लिंगानुपात के अनुसार घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जिसका है ना, सेक्स रेशियो, उसको हमको सबसे पहले रखना है इसमें। ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है? बालाघाट का है। बालाघाट का है कितना? 1021। ठीक है। बालाघाट के बाद में है अलीराजपुर का। और उसके बाद में देखो अब मंडला डिंडोरी दोनों है ना, तो पहले आएगा मंडला, उसके बाद आता है डिंडोरी, है ना, मंडला डिंडोरी। तो ये सीक्वेंस इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन्होंने पूछा भारतीय खेल प्राधिकरण की, है ना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1984 में। ये भोपाल में भी है। एमपी सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। अब क्या है, लाडली लक्ष्मी 2.0 भी जो है लॉन्च हो गई है। लाडली लक्ष्मी 2.0 ये योजना भी लॉन्च हो गई 2.0, इसलिए ये
क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। और लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, बलराम ताल योजना हो गई, है ना, गांव की बेटी योजना हो गई, ये सब योजनाएं ऐसी हैं एमपी की जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आती ही रहती हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो गई हो। एमपी में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये सितंबर 2013 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 12 पेपर जो है देख चुके हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल ने किस तिथि से पदभार संभाला? तो उन्होंने पूछा है कि उन्होंने किस डेट को जो है ज्वाइन किया, कब से वर्क स्टार्ट किया या शपथ ली। ठीक है, तो ये है 8 जुलाई, इसका आंसर है 8 जुलाई 2021 से। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी ये वर्तमान में है भी और ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान पे है? तो ये ओंकारेश्वर में है। ओंकारेश्वर कहाँ पे है? ये महेश्वर में है। ठीक है, कहाँ? उसमें खंडवा में है ये, सॉरी ये महेश्वर में नहीं, ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है ओंकारेश्वर। एक मिनट, सॉरी ये है खंडवा में। ठीक है, तो एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, 2 में से एक तो ओंकारेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर, और एक है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2018 से 19 के बीच में ये, क्योंकि उन्होंने इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दी तो टाइम दिया है 18, 19, 19, 20, 17, 18, तो आयोग ने इसको आंसर सी इसका माना हुआ है। एमपी में 2005 से कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो देखो इन्होंने यहाँ जो औसत आकार दिया है ना, ये इन्होंने ये दिया है भारत का, एमपी का नहीं दिया, तो इसलिए इसको आयोग ने क्या है डिलीट कर दिया है। 1.08 हेक्टेयर है इसका आंसर। वैनगंगा नहर से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो वैनगंगा, आपने रिवर का नाम सुना है, वैनगंगा एक नदी थी, है ना, तो जो देखो ये एमपी था, वैनगंगा रिवर यहाँ से निकल रही थी, इधर बालाघाट सिवनी वाले रीजन से। ठीक है, ये वैनगंगा है। तो ये कहाँ, किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई? देखो जहाँ से नदी निकलेगी वहीं नहर होगी, तो वैनगंगा रिवर ये है, तो नहर भी कहाँ होगी? इसी के आसपास होगी। ये बालाघाट से निकली तो नहर भी कहाँ से निकलेगी? बालाघाट से। तो कहाँ पे सिंचाई होती है इससे? बालाघाट में ही होती है। सोइल हेल्थ कार्ड संबंधित है, सोइल हेल्थ कार्ड ये स्कीम है, तो ये संबंधित, देखो इसमें क्या होता है ना, मिट्टी की जांच की जाती है, मिट्टी होती है ना उसकी जांच करती हैं। देखो इससे क्या फ़ायदा होता है? संतुलित उर्वरक के उपयोग, यानी कि ये पता चल जाता है कि मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और हमें किस चीज़ को इसमें डालना चाहिए, है ना। फिर उससे क्या होगा, यदि मिट्टी हमने अच्छे से उसको तैयार किया हुआ है फसल के लिए तो अधिक पैदावार होगी। मिट्टी का परीक्षण हो गया और इसका आंसर उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, एमपी का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखो एमपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी अलीराजपुर में ही है और सबसे कम महिला साक्षरता भी कहाँ है? अलीराजपुर में ही है। अलीराजपुर, यानी कि अलीराजपुर, यानी कि जब तीनों का पूछेगा, यदि सबसे कम हो, चाहे मेल में सबसे कम हो चाहे फीमेल में सबसे कम हो, उसका आंसर आएगा क्या? अलीराजपुर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे।